Hello, hello, hello. Beta, I'm audible. Hello, hello. हाँ भाई, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो ना? सुन भी पा रहे हो, देख भी पा रहे हो? हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नहीं सॉरी सॉरी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है? हाँ, गुड आफ्टरनून, ठीक है? तो नीट एडवांस बुक आ गई, बहुत बढ़िया बेटा, बधाई हो, ठीक है? देखो, बुक आने से मतलब नहीं है, बुक करने से मतलब है, ठीक है? आपको प्रैक्टिस करने से मतलब है। तो जिसको भी लेनी है फटाफट ले लो, फिर प्रैक्टिस करते हैं इसकी जबरदस्त वाली। आज शाम से एक सेशन लगा हुआ है वाईटी पर, जिस किसी को भी रिवीजन करना हो, ठीक है? तो ऑलरेडी नीट एडवांस सीरीज हमने पहले स्टार्ट की थी, ठीक है? वही कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ब्रीदिंग वाला पार्ट मैंने कर दिया था, आज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन करा रहा हूं, जिसमें हार्ट वाला पार्ट, ठीक है, विद प्रैक्टिस। यस, आज चालू कर देंगे। तो आज शाम को मिलते हैं वाईटी पर 8 बजे, क्लियर है बिल्कुल? हाँ बेटा, अभी आ जाओ बायोमोलिक्यूल। तो वो बच्चे जो अभी आज हो सकता है पहली क्लास कर रहे हो बायोमोलिक्यूल की, बता दूं बेटा, अभी एक लेक्चर निकला है, बहुत बेसिक बातें कराई हैं, ठीक है? शुरू में मैं कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग, ठीक है? क्लियर है? पहले कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे, फिर मैं जाकर के अमाइनो एसिड और प्रोटीन की बात करूंगा, ठीक है? लिपिड की बात करूंगा, ठीक है? फिर आगे जाकर के एंजाइम्स, और मैं कंटिन्यू करूंगा। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, अब साउंड बताओ, साउंड कैसी है? साउंड परफेक्ट है ना यार? साउंड बता दो यार। लाइव है बेटा, लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। परफेक्ट है, ओके। चलो अब यहां जाओ, है ना? तो आज का टारगेट देखो, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और कार्बोहाइड्रेट में स्टार्ट कर दूंगा आज। क्लियर है बिल्कुल? और कल से एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। यस, आज नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट हम जनरल फीचर पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिवीजन की। क्लियर है? हम्म सबसे पहले मैं रिवीजन की बात करता हूं, ठीक है? लास्ट लेक्चर मैंने लगा दिया है, लास्ट लेक्चर मैंने लगा दिया है। सबसे पहले बेसिक बताया था मैंने, बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल, ठीक है? मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल, ठीक है? एक डेफिनेशन और है, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन विच प्रोड्यूस्ड या ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सेल्स, ठीक है, इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल, ठीक है? ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर, ठीक है, दोनों टाइप के कंपोनेंट मिल सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल? बस अंतर है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जितने भी होते हैं वो लिविंग सेल खुद सिंथेसाइज करती है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो बाहर से ऑब्टेन करती है। साइकिल प्रॉपर मैंने समझाई भी थी इसकी साइकिल, ठीक है भाई? जैसे मैंने बताया भाई, इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन जब चल रहा था तो पहले यूनिवर्स बना, फिर सारे गैलेक्सी बने, उसमें अपना सौरमंडल बना, अपनी अर्थ बनी, बताऊंगा पूरा इवोल्यूशन में डिटेल इसका, ठीक है? फिर अर्थ पर बायोमोलिक्यूल बने होंगे, ठीक है? और इन्हीं से तो लाइफ बनी होगी, यानी कहीं ना कहीं हम सब आपस में कनेक्टेड ही तो हैं। अर्थ, अर्थ से बायोमोलिक्यूल, लाइफ, अर्थ, बायोमोलिक्यूल, लाइफ, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, हमें काफी कुछ सिमिलरिटी है। यस, अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी है, और मैं बोलता भी हूँ अक्सर कर, ठीक है भाई, जाना कहाँ है, ठीक है? जब जीवन समाप्त होगा तो दफना दिए जाओगे या जला दिए जाओगे, ठीक है? पंच तत्वों में, इन्हीं में विलीन हो जाओगे, ठीक है? हाँ, तो एक्चुअल में साइकिल ऐसी ही चल रही है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो मैंने साइकिल फॉर्म में भी तुम्हें दिखाया था, ये वाली बात साइकिल फॉर्म में भी दिखाया था। जैसे मानो एक प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करके अपनी एनर्जी बना लेता है, उस एनर्जी को यूज करके ये C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है, और उससे अपने सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलाता है, ठीक है? क्लियर है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो नीचे से ले लेता है, रूट से, तो फाइनली अंदर क्या बन रहा है, उसके सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी कर क्या रही है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट कंपाउंड सारे सारे बना रही है सेल, लिविंग सेल, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि फूड चेन, अभी इकोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है, तो फूड चेन के अंदर आप जानते हो प्लांट को डिफरेंट एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को अदर एनिमल्स खाते हैं, और बाद में सबकी जब डेथ होती है तो डिके होकर के फिर कहां, आफ्टर डेथ अर्थ में मिल जाते हैं। अर्थ से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फिर एब्जॉर्ब होकर प्लांट में जाते हैं। तो अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखोगे कंटिन्यू एक साइकिल चल रही है, यानी हम दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, यस, हम दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, समझे। हाँ बेटा, बोन आग में जलती है, जल जाती है। कभी देखा है आपने कि आफ्टर डेथ क्या बोन मिलती है उसमें? नहीं मिलते, सब जल जाते हैं उसके अंदर, आग के अंदर, तो ठीक है। साउंड आ रही है बेटा, सारे बच्चों को साउंड आ रही है, तुझे भी आ रही होगी, है ना। नेक्स्ट टेस्ट बेटा, अब तो मेजर टेस्ट है माइनर टेस्ट है सर? टेस्ट का रिजल्ट मेजर एंड माइनर दोनों में, तो रिजल्ट कल ट्यूसडे को मिलेगा ना, रिजल्ट आज मुझे मिलेगा, कल मैं तुम्हें देके, कल तुम्हें दूंगा मैं। अर्थवॉर्म सिलेबस में नहीं है, अर्थवॉर्म नहीं है, ठीक है। फ्रॉग पढ़ाऊंगा आपको, कॉकरोच पढ़ाऊंगा और एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, मेजर टेस्ट लो, मेजर में 2 चैप्टर आ रहे हैं मेरे, ठीक है। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। केमिकल और न्यूरल दोनों मिला करके आ रहे हैं मेरे सिलेबस में मेजर टेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो माइनर होगा उसमें बायोमोलिक्यूल दूंगा। बायो देखो, माइनर के अंदर हमेशा करंट टॉपिक चलता है, ठीक है। मेजर के अंदर करंट और एक बैक, ये फिक्स बना लो, सोचो ही मत, पूछो ही मत। माइनर के अंदर करंट, मेजर के अंदर करंट और बैक, सिंपल। माइनर के अंदर करंट टॉपिक, जिससे कि टॉपिक पर कमांड हो जाए, मेजर करंट और एक स्टेप पीछे, जिससे रिवीजन करा लें आप, बहुत तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है। पूरा ह्यूमन फिजियो टेस्ट अभी क्यूमुलेटिव टेस्ट होना है, जिसमें मेरा ही नहीं होना, सभी का होना है, ठीक है। सभी लोग लेने वाले हैं, ठीक है। इस संडे के बाद शायद मुझे लग रहा है होगा, सबका अपना एक एक यूनिट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तब मिलकर के एक क्यूमुलेटिव टेस्ट लेंगे, जिसके अंदर मेरा क्यूमुलेटिव टेस्ट का सिलेबस मैंने पहले से आउट कर दिया है। आपका कंप्लीट ह्यूमन फिजियो है, आप अच्छे से कर लो, और पैरेलल में रिवीजन भी करा रहा हूं वाईटी पर आज रात 8 बजे से, क्लियर है। चलो, तो समझ में आ गया भाई, हम और अर्थ क्रस्ट, लगता है कि अर्थ क्रस्ट डेड है, हम लिविंग हैं, हम अलग अलग होंगे ना, हमारे अंदर सिमिलरिटीज हैं। उसी को समझाने के लिए वही एनसीईआरटी बोलती है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लूं, एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स एटसेट्रा, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूं जो नॉन लिविंग है, ठीक है। यहां देखोगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा यहां भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एटसेट्रा यहां पर भी प्रेजेंट होते हैं भाई। फिर जब डीप एनालिसिस की ना, तो पता चला कि कार्बन और हाइड्रोजन मोस्ट अबिंडेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा मिलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा मिलते हैं कंपैरेटिव अर्थ क्रस्ट। यहाँ कंपैरेटिव अर्थ, कंपैरेटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन हाइड्रोजन कम होते हैं, जबकि सिलिका की अगर मैं बात करूं ना, तो लिविंग सेल्स के अंदर नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता ही नहीं है, बहुत कम, ठीक है, 0 मानो, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट अबिंडेंट है, बहुत ज्यादा कंपैरेटिव लिविंग सेल। तो ये 2 लाइनों पर क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी की लाइनें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको कंपाइल भी किया है, पूरी टेबल की फॉर्म में दिखा दूं आपको, ये टेबल है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टेबल कंपाइल करा दी थी। मैंने बताया था बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन की बात करता हूं तो ध्यान से देखना कि यहां पर अर्थ क्रस्ट में 0.1, 0.03 बहुत कम है। लिविंग सेल्स में देखो 9.5 हाइड्रोजन है और 18.5 यहां पर ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन की देखोगे तो अर्थ क्रस्ट में भी काफी है, तो यहां भी काफी है, पर कंपैरिजन करोगे ना, तो यहां इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जबकि अगर मैं सिलिका की बात करूं तो 27.7, जबकि यहां नेग्लिजिबल है। समझ गए ना मेरी बात? तो इसलिए एनसीईआरटी ने इनकी कंपैरिजन की है। पर फिर भी अगर आप याद कर सकते हो तो रिड्यूसिंग ऑर्डर जरूर याद रख लेना। पुरानी एनसीईआरटी का डेटा अब चेंज हो गया है, थोड़ा 9.5 है न्यू एनसीईआरटी में। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सिलिका, ठीक है, सल्फर, नाइट्रोजन, सॉरी सिलिका होगा, ठीक है, सिलिका होगा यहाँ, अच्छा सल्फर है, सिलिका हमने लिखा ही नहीं है क्या, सबसे कम, अच्छा। एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में तो सिलिका है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, ठीक है।
क्लियर है? तो OCH NCA SNMG, OCH NCA SNMG, ठीक है। तो आपको याद रहेगा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, देन मैग्नीशियम। इनका सीक्वेंस ये रहेगा। यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद हमने बात की थी एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन लिविंग सेल। तो लिविंग सेल में केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस लेनी है, दो मेथड मैंने बताए थे। पहला मेथड, अगर आपको लिविंग सेल में ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ढूंढना है तो फ्रैक्शन मेथड यूज करोगे। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ढूंढना है तो डिस्ट्रक्शन मेथड यूज करोगे। तो एक मेथड तो मैंने आपको करा दिया था, फ्रैक्शन मेथड, और डिस्ट्रक्शन मेथड में आज करा रहा हूं। क्लियर है बिल्कुल? अब देखो, मैं तुम बिलीव नहीं मानोगे, लोग मुझे बदनाम करते हैं। ये एक नहीं है, ये माइक बहुत महंगा आता है, ठीक है, लगभग 45,000 का आता है ये वाला, ठीक है। ऐसे ऑलरेडी में नया माइक है, पुराना अलग रखा हुआ है, कल दिखा दूंगा आपको, बॉक्स में पैक रखा हुआ है, ठीक है। माइक चेंज कर चुका हूं, लेकिन फिर भी ये आवाज तुम लिखते हो ना क्रैक हो रही है, तो यार चुभती है यार बहुत ज्यादा दिल में यार, इतना करने के बाद भी क्रैक हो रही है। फिर तो वो लाना पड़ेगा, कॉलर माइक होता है ना, वो लगा लेते हैं वो बोयो का, सस्ता भी होता है, तो वही ले लेंगे अब। बताओ ले लें क्या वही? ये बहुत अच्छा माइक है, इससे आसपास की नॉइस नहीं आती। सिनाइजर इसका ये, हाँ, सिनाइजर का है। ऑल क्लियर है, क्लियर साउंड है, फिर क्यों लिखते हो यार? क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूं, उससे रिकॉर्डिंग तो साफ आती है, बिल्कुल क्लियर आती है। परफेक्ट है सर, ठीक है, बहुत सही। तभी मैं कहूँ यार, मैं माइक भी चेंज किया है, सब कुछ किया है। अब सर्विस सर को मैं कैसे दे दूंगा यार? ठीक है, माइक अगर मैं दे दूंगा फिर मैं क्या करूंगा? ठीक है, सर्विस सर के पास तो है ऑलरेडी। अच्छा, स्पैमर है, ठीक है, ओके। चलो, फिर कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपोनेंट को निकालना है, किसको? ऑर्गेनिक को, तो मैंने कल आपको समझा भी दिया था। ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ढूंढने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? फ्रैक्शन मेथड, ये बहुत कॉमन मेथड है, स्कूल लेवल पर भी हम लैब में करा देते हैं, ठीक है। एक फ्रैक्शन, एक फनल आती है, और डिफरेंट टाइप के एल्कोहल आते हैं, ठीक है। यहाँ तो एनसीईआरटी ने तो एक ही दिया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज किया है। हम यानी एक एक लेयर बना करके पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, बट मुझे वापस लैब में जाकर के इसको रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। अभी तो यहाँ मैं ऐसे ही दिखा पाऊंगा। जैसे मान लो अभी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं मैं, आपने लीफ ले ली, ठीक है, ग्रीन लीफ, या आप लिवर सेल भी ले सकते हो, लिवर का टुकड़ा, जो एनसीईआरटी बोलना चाह रही है। एनसीईआरटी कह रही है ये ले लो या ये ले लो, मैं लीफ ले लेता हूं, ठीक है। मैंने लीफ को किस में लिया भाई? मोटार और पेस्टल आता है, कल मैं लास्ट लेक्चर में दिखाया भी था, मेरे पास रखा हुआ भी है मोटार और पेस्टल। तो उसमें लीफ को डाल करके, ठीक है, अच्छे से मैंने अदरक की तरह इसको कूट लिया, ठीक है। और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की बोतल मेरे पास ऑलरेडी रखी है, ठीक है, ढक्कन खोला, उठा करके थोड़ा सा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया, ठीक है। और अच्छे से इसकी सिलरी बनाई, अच्छे से इसकी चटनी बनाई, सिलरी बनाई, चटनी बनाई। तो ये चटनी आपकी तैयार हो गई, सिलरी तैयार हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, हमें एसिड सॉल्युबल, जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होगा वो, और एसिड इनसॉल्युबल या मैक्रो और माइक्रो को अलग अलग करना है। ओके, टेलीग्राम पर पहुंच जाएगी, ठीक है, यस। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। देख बेटा, जूलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, हर बॉटनी वाला पढ़ाना चाहता है, ठीक है, यस, मजा आता है उसमें, ठीक है। बॉटनी तो छोड़ो, केमिस्ट्री वाले पढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी सबका इंटरेस्ट एक ही चैप्टर में होता है, ठीक है, एक नहीं दो चैप्टर के अंदर। समझ गए कौन से चैप्टर है? हर कोई उन दो चैप्टर को ही पढ़ाना चाहता है। कोटा में था तो उन दो चैप्टर के स्पेसिफिक टीचर हुआ करते थे, वो सिर्फ वही दो चैप्टर पढ़ाते थे। यार हद हो गई। एक मिनट,
ठीक है। आ जाओ, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिल्कुल सही पहचान गए, ठीक है। पता नहीं लोग ठीक है, मतलब मैं तो देखो पढ़ाता हूं सिर्फ, ठीक है, समझ रहे हो? मेरे लिए सारे चैप्टर एक जैसे हैं, चाहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, चाहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, या ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हो, या बायोटेक्नोलॉजी हो, मेरे लिए बिल्कुल सिमिलर है। सबके अंदर डेप्थ में जाकर के क्लियर कट तरीके से कंसेप्चुअल में पढ़ाता हूं, ठीक है। अब लोगों का इंटरेस्ट है, अब क्या करें उसके लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने क्रशिंग की उठा करके यहाँ पर हमने सिलरी बना ली। अब सिलरी को हम फिल्टर करेंगे, सेम चटनी बना रखी है आपने, ठीक है। ये तो मैं रोज करता हूँ, रोज डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अलग अलग पार्ट लेकर के आता हूँ, ठीक है, सुबह के टाइम उसकी जूसर में डाल करके सिलरी बनाता हूँ, और प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन मेथड से उसको फिल्टर भी करता हूँ, ठीक है। फिर उसका जूस बना करके मैं सबको देता भी हूँ, ठीक है, जैसे कि मतलब घर में, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। तो ये मैंने सिलरी बना ली है, जिसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है, और आपका पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा ये सारा का सारा लीफ का मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको उठा करके धीरे से मैं एक फनल लूंगा। फनल में मैंने कॉटन क्लॉथ लगा दिया है, ठीक है। या कभी पनीर बनाया आपने? पनीर, पनीर बनाने के लिए दूध को फाड़ते हैं, ठीक है। उस फटे हुए दूध को एक कॉटन क्लॉथ, उसको बटर क्लॉथ भी बोल सकते हो, ठीक है, उसमें डाल करके इसको अंटे लगा करके एक वजन रख देते हैं, तो सारा पानी निकल जाता है और पनीर बन जाता है, ठीक है। तो बटर क्लॉथ भी कह सकते हो, उसको लगा दिया मैंने, और धीरे धीरे सेलेरी को उसमें डालना चालू कर रहा हूँ, फिल्ट्रेशन मेथड कर रहा हूँ। इसमें कुछ चीजें तो कहां चली जाएंगी? फिल्ट्रेट में। कुछ कहां रह जाएंगी? रिटेंटेट में। फिल्ट्रेट में गया होगा वो कौन होगा? फिल्ट्रेट में कौन गया होगा? एसिड सॉल्युबल माइक्रोमोलिक्यूल होंगे, या मैक्रो माइक्रोमोलिक्यूल होंगे, ठीक है। एक्सेप्ट लिपिड, एक्सेप्ट लिपिड, लिपिड नीचे नहीं जाता, लिपिड यहां रह जाता है, जबकि लिपिड एक्चुअल में होता माइक्रो है, पर रहता मैक्रो की तरह है, इसलिए बेचारे को अलग कर दिया जाता है। खेल ही अलग है, यहां पर बताऊंगा अभी इसका, ठीक है। माइक्रो में क्या क्या आएंगे? अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लिक एसिड, आइंस, मिनरल्स, ये सब यहां आपको मिलेंगे, एक्सेप्ट लिपिड। लिपिड को भी होना चाहिए, पर भैया ठीक है, रहता मैक्रो की तरह है माइक्रो तो क्या हुआ? समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं? मजदूर, पर रहता राजाओं की तरह है भाई, ठीक है। तो उसके लिए उसको अलग कर दिया गया, राजाओं वाली श्रेणी में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये सारे माइक्रो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स फिल्ट्रेट में पहुंच गए, एसिड सॉल्युबल पूल में पहुंच गए, ठीक है, एक्सेप्ट लिपिड, ठीक है। इसमें इनॉर्निक बायोमोलिक्यूल है, इनऑर्निक सब्सटेंस भी यहां आपको मिल जाएंगे फिल्ट्रेट में, ऊपर नहीं होंगे इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऊपर सिर्फ ऑर्गेनिक होंगे। भाई रिटेंटेट एसिड इनसॉल्युबल है, मैक्रोमोलिक्यूल है। लिपिड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, लिपिड है माइक्रो, पर मिलता मैक्रो के अंदर है, क्योंकि वो अकेला नहीं रहता, वो मिलके रहता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस, मिलके अपने आकार को बड़ा बनाता है, वेसाइकल्स की फॉर्म में होता है, इस वजह से वो यहां रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता। तो यहां प्रोटीन मिलेगी, पॉलीसेकेराइड मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे, लिपिड वेसाइकल्स मिलेंगे, क्योंकि सिंगल लिपिड, ठीक है, माइक्रो है, पर वो सिंगल की फॉर्म में रहता ही नहीं है, वो रहता हमेशा वेसाइकल्स की फॉर्म में है। और इन हाँ, पर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यहाँ मॉलिक्यूल्स एब्सेंट होंगे, वो हमेशा कहां होंगे? फिल्ट्रेट में होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं फिल्ट्रेट और रिटेंटेट का, ठीक है। एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। बस जो भी एक्सेप्शनल केस आ रहा है लिपिड का आ रहा है, जिसको बच्चा समझ नहीं पाता, अब मैं समझा देता हूं लिपिड का। भाई लिपिड होता क्या है, ये रिवीजन करा रहा हूं अभी तो मैं लास्ट लेक्चर का, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, अभी एक लेक्चर मैंने लिया है बायोमोलिक्यूल का, उसका मैं रिवीजन करा रहा हूं, और आज अभी केमिकल एनालिसिस, इसके बाद इसी के बाद जस्ट स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर आज हम कार्बोहाइड्रेट पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो लिपिड होता क्या है? कई बच्चों को लिपिड नहीं पता, मैंने पूछा बच्चों से, बेटा कि मक्खन और देसी घी में अंतर क्या है, नहीं बता पाया बच्चा, ठीक है। लिपिड और फैट में अंतर क्या है, फैट और स्टेरॉइड्स में अंतर क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता दूं, ठीक है। स्टेरॉइड्स अलग होते हैं, वो पेंटा और हेक्सा रिंग के फ्यूजन से बनते हैं, जो मैं आगे अलग से पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। पर अगर मैं लिपिड की बात करता हूं, उसकी फॉर्म्स होती हैं, मक्खन की फॉर्म में हो सकता है, देसी घी की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो, तेल की फॉर्म में हो सकता है, कोई भी ऑयल हो, ठीक है, बट ऑल आर ट्राइग्लिसराइड्स,
ट्राइग्लिसराइड्स, जो एक्चुअल में मोनोमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर नहीं होते, ठीक है, ये पॉलीमर नहीं होते, ये मोनोमर में रखे गए। लिपिड क्या है? मोनोमर। नॉट पॉलीमेरिक लिख देता हूं मैं, से तुम्हें याद रहेगा, मोनोमर भी नहीं बोलेंगे, नॉट पॉलीमेरिक। भाई पॉलीमेरिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो जैसे मानो मोतियों की माला है, मोतियों की माला मोतियों के मिलने से बनती है, तो वो क्या हो गया? पॉलीमेरिक। पर अगर एक मोती इंडिविजुअल अलग अलग रहता है, वो किसी माला का पार्ट नहीं है, तो वो मोनोमेरिक है, ठीक है, पॉलीमेरिक नहीं है, यानी मिलकर के माला नहीं बनाते ये, ठीक है। कैसे बनते हैं? जैसे ग्लिसरॉल मान लो, ठीक है, ठीक है भाई, ग्लिसरॉल के अंदर CH2OH, CHOH, CH2OH जानते ही हो आप। फैटी एसिड बहुत टाइप के होते हैं, पढ़ाऊंगा अभी मैं पूरा का पूरा इसका डिटेल इसका, ठीक है। तो उसमें मैंने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, एल्काइल ग्रुप चेंज करते जाओगे फैटी एसिड चेंज होता जाएगा। यस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड पढ़ाऊंगा डिटेल में। सिर्फ एल्काइल ग्रुप के अंतर होने पर, और फंक्शनल ग्रुप तो ये लगेगा COOH, COOH, COOH। तो मैं 3 OH है तो 3 फैटी एसिड जोड़ूंगा, और इनके बीच में एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये बन गया ट्राइग्लिसराइड्स, यानी लिपिड बन गए भाई, ठीक है। एक H2 3H2 निकल गए, बन गया ट्राइग्लिसराइड। तो आप मक्खन खाते हो, देसी घी खाते हो, सरसों का तेल खाते हो, भाई मतलब आप ट्राइग्लिसराइड खाते हो, लिपिड खाते हो, ठीक है। अगर मैं लिपिड के मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000 डाल्टन होता है। यस, लेस देन 10,000 डाल्टन, यानी कह सकते हो लेस देन 10,000 बोल गया, 1,000 डाल्टन, 10,000 नहीं लिखा, लेस देन 1,000 डाल्टन, या लेस देन 800 डाल्टन भी बोल सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज में यही है कि उन्होंने 800 ले लिया है, ठीक है, और 10,000 से ज्यादा दिखा रहे हैं मैक्रो को, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, मैं तो एनसीईआरटी की लाइन बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000 डाल्टन होता है, इनको हम माइक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, बट प्रेजेंट इन एसिड इंसॉल्युबल पूल। भाई मॉलिक्यूलर वेट तो कम है, इनको तो सॉल्युबल पूल में होना चाहिए, पर कहां मिल रहे हैं? इनसॉल्युबल पूल। समझ गया, आ गया होगा, ठीक है, समझे सर? स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्या? जिसके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होंगे मैं करा दूंगा। देखो दो चीजें समझना, मुझे कोई यहां तुम्हें पीएचडी नहीं दिखानी है अपनी, जैसे लेंजर की उठा के छापा छुपी नहीं करूंगा मैं, ठीक है। मैं एग्जैक्ट वो चीज कराऊंगा जो एक्चुअल में तुम्हें नीट के एग्जाम में अब तक पूछी जा चुकी है या आगे पूछी जाएगी, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। क्लियर है? और एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड रहेगी। आउट ऑफ एनसीईआरटी जाऊंगा क्योंकि कंसेप्ट जरूरी है, थोड़ा सा जाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आगे के चैप्टर्स में आपके काम आती हैं, चाहे वो जूलॉजी की हो, बॉटनी की हो, तो वो यहाँ सॉल्व हो जाए, ठीक है। मतलब कंसेप्चुअल सारा लेके चलूंगा, ठीक है। जहां जिन डायग्राम, सारे अमाइनो एसिड की डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों कराऊंगा? मैं तो वो डायग्राम कराऊंगा जो तुमसे नीट में पूछे जाएंगे, वो सारे मैं याद करा दूंगा आपको, ठीक है। पर जितना मैं करा दूंगा तुम उतना कर लोगे, तो नीट के अलावा भी जो एग्जाम होते हैं तुम्हारे सीयूटी या जो भी आसपास के साइंटिस्ट के एग्जाम होते हैं, तुम सारे फोड़ लोगे, ठीक है, इतनी पक्की है। नीट एडवांस बुक, ठीक है बेटा, टेंशन मत लो, सबकी पहुंच रही है, ठीक है। एक मैं मेल और दे दूंगा, एक मेल बना दिया है उन टीम के लिए जो डिस्पैच कर रहे हैं। तो अगर बच्चे की कोई भी क्वेरी आती है, उस मेल पर अगर आप अपनी क्वेरी अपना जो डाल दोगे, तो तुरंत उसका रिवर्ट करेंगे वो, ठीक है। चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा, मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, बहुत प्यारे तरीके से करा रहा हूँ, बहुत टिपिकल, डराऊंगा नहीं तो मैं, ठीक है, चीजों को सिंपल कर दूंगा। अब तक ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है? भाई, भाई कहां मिलते हैं ये? एसिड इंसॉल्युबल पूल, ठीक है। अब क्यों मिलते हैं? अब आ जाओ, देखो, जैसे अगर मैं एक सिंगल लिपिड की बात करता हूं, सिंगल लिपिड की बात करता हूं, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, ठीक है। इसका एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड समझ रहे हो? हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग होता है, लिक, फिलिक, फोबिक, डर, ठीक है। ये दो टेल होती है, ठीक है, समझ रहे हो? टेल दिख रही है आपको, ये हाइड्रोफोबिक होगी, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होगी। तो फोबिक वाला पार्ट अंदर और फिलिक वाला पार्ट बाहर रहता है हमेशा, ठीक है। तभी तो आप पानी में देखोगे वेसाइकल्स की फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि ये पानी से डरते हैं तो अंदर आ जाएंगे, ये हाइड्रोफिलिक है, ये बाहर रहेगा। तो लिपिड हमेशा वेसाइकल्स की फॉर्म में होते हैं, अकेले नहीं रहते, ग्रुप, झुंड बना के रहते हैं, इसलिए वेसाइकल्स की फॉर्म में रहते हैं, इसलिए फिल्ट्रेट में नहीं पहुंच पाते।
रिटेंटेट में रह जाते हैं, माइक्रो होते हुए भी रिटेंटेट में रह जाते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन होता है। समझ गए ना मेरी बात? जैसे लिपिड मेम्ब्रेन है, बाइलिपिड लेयर, इस तरीके से बाइलिपिड लेयर बनती है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा ही, क्योंकि मोनोमेरिक फॉर्म नहीं है। समझ रहे हो? यानी ना पॉलीमेरिक बोलोगे उसको, ये झुंड में रह रहे हैं। समझ में आ गया होगा, झुंड में रह रहे हैं। चलो ये वाली बात क्लियर है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया भी था बेटा कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम वाटर होता है। इसके अलावा मैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करूं तो प्रोटीन नंबर 1 पर आती है, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आएगा, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आएगा, फिर लिपिड आएगा, सबसे कम आपके आइंस आते हैं। तो ये ऑर्डर मैंने लिख दिया है। और मैंने कल बताया भी था आपको फर्स्ट क्लास के अंदर कि हमारी बॉडी का मैक्सिमम परसेंटेज वाटर है, यानी शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पानी तत्व है। तो जब भी आपको डिमोटिवेशन फील हो, जब भी डिप्रेशन फील हो, जब भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, ठीक है, तो अपनी बॉडी को पानी के कांटेक्ट में रखना, ठीक है, जितना हो अच्छे से अच्छा वाटर इनटेक करना, और पानी में डुबकी लगा लेना, पानी शॉवर से ना लेना, 2 बाल्टी पानी सर पर डाल लेना, मस्त मजा आ जाएगा। समझे? चलो, ये मैंने करा दिया था, यहां लास्ट लेक्चर था, और आज का लेक्चर जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं यहां से करने वाला हूं। यानी आपको ऑर्गेनिक कंपोनेंट की एनालिसिस करनी है तो कैसे करोगे? फ्रैक्शन मेथड है। अब सेकंड मेथड क्या है? डिस्ट्रक्शन मेथड है। ठीक है भाई, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ढूंढने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डिस्ट्रक्शन मेथड यूज करना होगा। इसमें क्या काम करोगे? इसमें आप फ्रेश लीफ लोगे। यस, प्लांट की फ्रेश लीफ ले सकते हो, इस पर भी मैंने बहुत काम किया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि प्लांट से हम फाइटोकेमिकल्स निकालते थे, फिर डिफरेंट नैनो पार्टिकल के संग उनके कॉन्जुगेट बनाते थे, और फिर एज अ ड्रग बैक्टीरिया और जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते थे उन पर अप्लाई करते थे। पूरा मतलब कई साल तक ये काम किया है मैंने, ठीक है। अलग अलग प्लांट को खोजना, मतलब आयुर्वेदा वाला काम, ठीक है। उन प्लांट्स की लीफ, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को आइसोलेट करना, फिर उनको ड्राई करना, ड्राई करके उनके उनके एक्सट्रैक्ट को निकालना, फिर उस एक्सट्रैक्ट में से फ्रक्शन मेथड से अलग अलग कंपोनेंट को अलग करना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अलग करना, फिर उनके भी केमिकल कंपोनेंट को आइसोलेट करना, लाइक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, ठीक है, वो मेरे पास ऑलरेडी थी। तो उससे हम लोग उन कंपोनेंट को अलग करते थे, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते थे। टैम और सैम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, टैम कह सकते हो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उनसे स्टडी किया जाता था, ठीक है। फाइनली कॉन्जुगेट बनाते थे, ठीक है। तो वही मैं बात करने वाला हूं, क्या करना होता है। आपने फ्रेश लीफ ले ली, ग्रीन ही दिखा दूं मैं। बिल्कुल फ्रेश लीफ है, ठीक है। अब आपने क्या काम किया? इनको ड्राई किया। आप चाहते हो उसमें से वाटर, सारा सारा वाटर निकाल दो इनमें से। भाई पानी निकालना चाहते हो तो आप क्या काम करोगे? उसको ड्राई करोगे। ड्राई, ड्राई के लिए हम ओवन यूज कर लेते हैं। यस, ओवन आते हैं, उसमें हम लीफ को लेके डाल देते हैं, ओवन में रख देते हैं, हीट होती है उसमें, तो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, वाटर सारा निकल जाता है, ठीक है। समझे? चलो, आपने ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद ये पूरी पूरी लीफ आपकी सूख चुकी है। लीफ आपकी एकदम ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है। येलो कलर दिखा दे रहा हूं मैं। ये लीफ आपकी एकदम सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है। सूख गई आपकी लीफ, एकदम ड्राई हो चुकी। क्या निकल गया? क्या निकल गया? वाटर, पानी निकल गया। अब क्या रह गया? क्योंकि इसमें सब चीजें होती हैं, ठीक है। अब क्या रह गया? यहां पर ऑर्गेनिक प्लस
इनऑर्गेनिक कंपोनेंट रह जाएंगे यहाँ पर, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब फाइनली क्या करना है भाई, इसमें से इनऑर्गेनिक आपको चाहिए तो ऑर्गेनिक को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल देते हैं ऑर्गेनिक को भी। तो अब अगला स्टेप क्या करने वाले हो आप, यहाँ पर कंबशन करोगे, इन लीफ को बिल्कुल जला दोगे। अभी तो ड्राई किए हैं आपने, अब जला दोगे, कंबशन। बर्न कर दोगे। बर्न करने पे तो कुछ बचेगा ही नहीं भाई, जल गई है। जल गई एकदम। ठीक है, इन सब पे वेट भी ले लो, इनॉर इसका वेट निकाल लो। इसका वेट क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, इससे मालूम पड़ गया कितना वेट रिड्यूस हुआ, उतना वाटर निकल गया। ठीक है, अब जलाने के बाद इसका वेट क्या होगा, यानी आप जलाओगे, कंबशन करोगे तो उसमें क्या निकल जाएगा, इसमें से। ठीक है, अगेन कार्बन निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगी, प्लस H2O निकल चुका है पहले ही, ये भी निकल गया। आपने कंबशन किया तो सब निकल गया। ठीक है, अब फाइनली आपने इसको वेट कर लिया। अब ये क्या बन गई आगे जाकर के, इसको क्या बन जाएगा, ऐश। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको अब जला हुआ तो है ही, राख है एक तरीके से, ऐश। ठीक है, ऐश में क्या होगा भाई, ऐश में मेनली होगा क्या, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट, जिसकी आपको एनालिसिस करनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसकी आपको क्या करनी है, एनालिसिस करनी है। ठीक है, आपने फ्रेश लीव्स ली, इवेपोरेशन किया, वाटर निकल गया, ड्राई कर लिया, इसका वेट कर लिया, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे। ठीक है, जब कंबशन करोगे, ठीक है, बर्न करोगे, तो बस ऐश बचेगी। ठीक है, इसमें भी CO2 निकल जाएगा, से बचेगी क्या इसके अंदर, ऐश, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसकी जब स्टडी करोगे तो आप देखोगे इसमें क्या क्या होता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वाटर है और अलग कंपोनेंट है। क्लियर है बिल्कुल, तो ये लिस्ट आ गई। ठीक है, ये सारी सारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, वाटर, NaCl का, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, कार्बोनेट, फास्फोरस, ये सब सब तुम्हें पता है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। यानी आपने अब कंप्लीट एनालिसिस कर ली है, यहां तक कोई बात। अच्छा, बैक स्लाइड नोट कर लो, उसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैक स्लाइड, हाँ बैक कर दिया मैंने। हाँ, ऐश। देखो, फैट इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता बेटा, जो पूछ रही है इसलिए उसको बता रहा हूं मैं। ठीक है, हो गया, चलो यहां तक क्लियर है आपको, इसको कुछ लिखना नहीं है तो एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आ जाओ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक टेबल दे रखी है। हाँ, फ्रेश वेट निकाल लो, बिल्कुल फ्रेश लीफ का वेट ले लो,
फिर ड्राई लीफ का वेट ले लो, फिर उसका एश का वेट ले लो। जितना वेट रिड्यूस होता जा रहा है उससे ये मालूम पड़ जाता है कि यार कितना वाटर था, कितना ऑर्गेनिक कंपोनेंट थे और कितना इनऑर्गेनिक कंपोनेंट थे। तो वेट से आपको ये मालूम पड़ जाता है, तो हम वेट भी असली वेट लिया जाता है। क्लियर बिल्कुल। चलो, अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में अगर तुम देखोगे लगभग हर साल क्वेश्चन मिल जाता है, इसमें टेबल बनी हुई है उस टेबल से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आप जानते हो बायोमोलिक्यूल्स जो हर लिविंग सेल्स में होते हैं, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जो कन्वर्जन होता है वो क्या है, एक तरीके से मेटाबोलाइट्स, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो मेटाबोलाइट्स हैं। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। हाँ, और कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लाइक अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एनी रिएक्शन, जो रिएक्शन चल रही है ना उनके अंदर, उनका बाई प्रोडक्ट है, जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। यस। हाँ, पोकेमोन देखा है मैंने, बता। अंश कुमार, कुछ खास बात है उसमें क्या? अच्छा, प्रीवियस स्लाइड, अरे यार ये लो प्रीवियस स्लाइड। कुछ है नहीं बेटा, थोड़ा दिमाग लगा के बनाओ ना। फ्रेश लीफ लिया आपने, वेट कर लिया उसको, इवेपोरेशन कर दिया, ड्राई करने से इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बचे, वाटर निकल गया। फिर आपने कंबशन कर दिया, जला दिया उसको, बर्न कर दिया। ठीक है, फिर वेट ले लिया, इससे मालूम पड़ गया कितना H2O CO2 निकल गया। ठीक है, फाइनली बचा क्या, एश। ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे जिसकी हमें एनालिसिस करनी है। तो मालूम क्या पड़ा हमें, ये सब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यहां देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बताओ। हाँ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखो मेटाबोलाइट्स की। एक बात ध्यान रखना, जो शाम को मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है, उस रिवीजन के अंदर मैं टोटली मतलब समझो कि एनसीईआरटी की लाइन को फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स एक तरीके से वहां मिल जाएंगे, और उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। हाँ, संकल्प बाय एमडी सर, उसी वाले ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है, हाँ, संकल्प बाय एमडी सर, तो उस पर मैं डालता जा रहा हूँ। हाँ, तो उसको नाम चेंज किया नहीं मैंने अभी। ठीक है, हाँ, ओके, चलो। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स विच कंटिन्यूअसली कन्वर्ट। ठीक है, हाँ, कंटिन्यूअसली कन्वर्ट इनटू, हाँ, विच कंटिन्यूअसली कन्वर्ट इनटू, कौन है?
ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, साउंड क्लियर है। अभी कुछ किया नहीं मैंने, अभी तो सिर्फ इतना बात की है मैंने कि बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स विच कंटिन्यूअसली कन्वर्ट इनटू अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। ऐसे बायोमोलिक्यूल जो लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं और कंटिन्यूअसली दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स, ठीक है। दीज आर टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके क्लासिफिकेशन को हम यहां समझाने वाले हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर? क्लियर? बिल्कुल परफेक्ट। अब तो वॉइस आ रही है ना? हाँ हाँ, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है समझना। सेकेंडरी पर हर साल क्वेश्चन आता है, मान के चलो। बैक स्लाइड में कुछ ज्यादा है ही नहीं, डेफिनेशन ही तो लिखी है मैंने। हो गया? नेक्स्ट। अब आ जाओ भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट समझो जो प्रोड्यूस होते हैं एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, फंगस के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर, वो सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ध्यान रखना, कभी एनिमल में नहीं बनते। हाँ, प्लांट में बनेंगे, ठीक है, आप कह सकते हो फंगस में बन जाएंगी, ठीक है, आप माइक्रोब्स में कह सकते हो, पर एनिमल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते। क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्लियर? बिल्कुल। हाँ, अब आगे आ जाओ। अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, भाई अभी होता है, भाई ध्यान रखना है, ठीक है, कहां बनेंगे? प्रोड्यूस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जगह इतनी है। जैसे एनिमल में बनेंगे, जैसे प्लांट में भी बनेंगे, जैसे फंगस में भी बन सकते हैं, बैक्टीरिया में भी बनेंगे। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस इन ओनली, प्रोड्यूस इन ओनली, ये क्वेश्चन आएगा। एनिमल में नहीं बनेंगे, बस ध्यान रखना है आपको, प्लांट में बनेंगे, फंगस, बैक्टीरिया। एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स तो इनको यूज करते हैं, यहां तो कोई डाउट? एनिमल्स तो सिर्फ इनको यूज करते हैं, समझे? हाँ, यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो। अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की मैं बात करूं, वाइट ही रखते हैं, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, जबकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नॉट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन लिख लो आप। कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो सेकेंडरी है, प्राइमरी इन्वॉल्व होते हैं, बनते ही भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सेकेंडरी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो इनका जो रोल है थोड़ा आइडेंटिफाई है, इनका रोल आइडेंटिफाई नहीं है, ठीक है।
जैसे रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एटसेट्रा। जबकि यहां नॉन आइडेंटिफिएबल रोल है इनका, ठीक है, स्पेशली कह सकते हो रोल इन सपोर्ट। बस इतना ही बोल सकते हो आप, सपोर्ट में कुछ रोल है, बस रोल इन सपोर्ट, और कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। मतलब रोल हमें अभी पता नहीं है एक्चुअल में सेकेंडरी क्यों बनाते हैं, किन परिस्थितियों में बनाते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेशन की मैं बात करूं ना, तो प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ फेज में बनते हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करूं ना, ये ग्रोथ फेज में बनते ही नहीं है, ये बनते ही स्टेशनरी फेज में। जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, स्टेशनरी फेज आती है ना, तब बनते हैं, समझ रहे हो, और बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, ये जरूरी है, ग्रोथ फेज। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बताया था मैंने, प्रोड्यूस इन लेस क्वांटिटी ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज। ये तो आप जानते हो, सबसे पहले जब ग्रोथ होती है तो लैग फेज आती है, फिर लॉग फेज आती है, फिर स्टेशनरी फेज आती है, ठीक है। तो ये ग्रोथ फेज में सबसे ज्यादा बनते हैं और ये स्टेशनरी फेज में सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। मतलब कंपेरेटिव बहुत कम बनते हैं, पर बनते स्टेशनरी फेज में, लेस क्वांटिटी बनते हैं, स्टेशनरी फेज में बनते हैं। ये पॉइंट समझ में आया नहीं है, ये बताओ पहले, यहां तक कोई डाउट? नहीं, प्लांट की बेटा ग्रोथ एक तो जब तेजी से बढ़ता है उस समय होती है, ठीक है। हाँ बेटा, है ना, एक तो ग्रोथ स्टार्टिंग में होती है, और एक बार जब कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, समझे? यहां तक कोई डाउट? एग्जाम्पल पर आ रहा हूं, एग्जाम्पल पर आ रहा हूं। अच्छा, एक तो पॉइंट और ऐड कर दूं उसके अंदर। अगर मैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करता हूं तो ध्यान रखना है आपको, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये ह्यूमन यूज, मतलब ह्यूमन के यूज के लिए होते हैं। मैं कह सकते हो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जब प्लांट बनाता है ना, तो ऐसे या समझो कि वो किसी रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब बनाता नहीं है, वो कोई रिएक्शन करता है, उसका बाई प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो कह सकते हो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर बाई प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। बाई प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन।
इनका ह्यूमन ह्यूमन यूज होता है, ठीक है। इकोलॉजिकल यूज भी इनका होता है, सपोर्ट, इकोलॉजिकल यूज में ही आता है आपका सपोर्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एग्जाम्पल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन होंगे भाई, आप समझ गए होंगे, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, आप समझ गए, लिपिड हैं, ये सब क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो आप पढ़ते आए हो। यस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, पॉलीसेकेराइड, समझ रहे हो ना मेरी बात, सब सब प्राइमरी हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, ग्लूकोज, ठीक है, अमाइनो एसिड, एटसेट्रा, ये सब जो यूज हो रहे हैं सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मैंने बताया ना, वो डिफरेंट रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है, डिफरेंट रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। और इकोलॉजिकल यूज सपोर्ट है इनका, जैसे जिस पर क्वेश्चन आता है ये है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में यहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर है बिल्कुल। जैसे आप समझना, मैं पिगमेंट्स की बात कर रहा हूं, पिगमेंट समझते हो, अभी बॉटनी में पढ़े होगे पिगमेंट्स, ठीक है, कलरिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। यस, पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, मैं देख लूंगा बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन में तुम क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, टेंशन मत करो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था यहां पर किसकी, जैसे पिगमेंट्स हैं, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स है, एंथोसाइनिन है, ये सब क्या है भाई, कैरोटेनॉइड्स कहां मिलते हैं, एंथोसाइनिन कहां मिलते हैं, इट इज सेकेंडरी, हाँ यस यस, जो लाइट एब्जॉर्व करते हैं, बिल्कुल सही, जैंथोफिल, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। ये सारे पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स क्या होते हैं बेटा, इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एल्कलॉइड समझते हो, अभी तो मैं ड्रग्स पढ़ाऊंगा, ड्रग्स में बताऊंगा कि मॉर्फिन में 20 टाइप्स के एल्कलॉइड्स होते हैं, जिसमें मैंने बताया था ना, सोचे सॉरी, मेन एल्कलॉइड्स मॉर्फिन था, ओपियोइड्स, ओपियम, पोपी, पपाइबर, सोमनिफरम, याद आया, हाँ। इसके अंदर, ओपियोइड्स के अंदर लगभग 20 एल्कलॉइड्स होते हैं, जिसमें मेन एल्कलॉइड्स मॉर्फिन था, ठीक है। तो मॉर्फिन, कोडीन, कोडीन मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव होता है। ये सब ड्रग्स में यूज होते हैं, किस में यूज होते हैं, ड्रग्स। ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। यस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, हेरोइन, यस, ठीक है, इसी का है। टर्पेनॉइड्स, जैसे मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, ये एरोमा, एरोमा के लिए यूज होते हैं टर्पेनॉइड्स, प्लांट्स के ही बाई प्रोडक्ट हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। एरोमा में आज के देखोगे आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट आते हैं, यस, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट आते हैं, वो सब क्या है, एक तरीके से टर्पेनॉइड्स, ये फ्लेवर, एरोमा, इन सब के लिए यूज होते हैं, समझे। अच्छा, लेमन ग्रास ऑयल, ये तो बड़ा कॉमन है, ठीक है, आप आजकल देखोगे होटल्स में, घरों में भी लोग इसके एसेंशियल ऑयल को यूज करते हैं एरोमा के लिए, यस। लेमन ग्रास ऑयल तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज की डेट में, ठीक है, हाँ। लोग बॉडी मसाज में भी यूज करते हैं, घरों के अंदर लोग यूज करते हैं, ठीक है, मशीन्स आती हैं उसमें ड्रॉप, कंसनट्रेट फॉर्म में ड्रॉप्स आते हैं इसके, ठीक है, एरोमा वगैरह वगैरह के लिए यूज करने के लिए, तो आप कॉमनली जानते भी होगे, हाँ, सुना होगा ना आपने ये वाली बात। अरे चरस गांजा उस पर आएंगे, ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है। टॉक्सिन्स, अगर टॉक्सिन की बात करता हूं तो, हाँ, एब्रिन और रिसिन, ये दो बहुत डेंजरस टॉक्सिन्स हैं, इस पर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, यस, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, पॉइजन होते हैं, ये पॉइजन होते हैं, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये तो एरोमा में यूज होते हैं सारे के सारे, समझ ही गए होंगे, ये भी टर्पेनॉइड्स भी।
ये सब टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब पॉइजन है। सेल साइकिल इनहिबिटर भी कह सकते हो, ठीक है, इनहिबिटर्स हैं। अंडी का तेल कभी आपने देखा है? अंडी, अंडी तो जानते होगे ना, हाँ, कैस्टर ऑयल में प्रेजेंट होता है ये। कैस्टर ऑयल, प्रेजेंट इन कैस्टर ऑयल। अंडी जो आते हैं ना, पेड़ होता है अंडी का, ठीक है, उसमें उसके सीड निकालते हैं, ठीक है, उस कैस्टर ऑयल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, यस। एब्रिन, ठीक है, ये टॉक्सिन इज अ पॉइजन, सेल साइकिल इनहिबिटर है, ठीक है, कैस्टर ऑयल के अंदर जो होते हैं, समझे? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? लिख लिया? चलो, अब आ जाओ लैक्टिन्स। लैक्टिन्स में एक ही एग्जांपल है, कॉनकेनाविलिन। बस आपको ध्यान रखना है इसमें से लैक्टिन्स कौन से हैं, ठीक है। कॉनकेनाविलिन ए, कॉनकेनाविलिन ए, ये एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है, मैं लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, इट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अच्छा, ये तो आपने सुना ही होगा ना, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, कुर्कुमिन। ये तो विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन तो आप समझ रहे हो कि एंटी कैंसरस ड्रग हैं ये तो, ठीक है। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, इट इज अ एंटी कैंसरस ड्रग। ये तो हम पढ़ाते भी हैं आपको वहां पर कैंसर वाले चैप्टर के अंदर। ये एंटी कैंसर होता है, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ठीक है। कुरकुमिन, ये भी एंटी कैंसरस होता है। कुरकुमिन, कुरकुमिन तो मतलब आज की डेट में पूरा, भाई टर्मरिक के अंदर होता है कुरकुमिन, ठीक है। हल्दी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कुरकुमिन, सुंदरता के लिए यूज करते हैं। बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है, खाओगे तो गट हेल्थ मेंटेन करता है। नैनो फॉर्म में कुरकुमिन लोगे तो कैंसर सेल को मारने का भी काम करता है, ठीक है। आप देखोगे हल्दी के तो बहुत सारे यूज हैं, हल्दी में मेनली क्या आप करते हो? कुरकुमिन यूज करते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ बेटा, इन सब कुछ तभी मैं क्यों कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि हल्दी वाला दूध सबको दो, ठीक है, हल्दी की चाय सबको दो, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर में काम आती है, ठीक है। सुबह सुबह आप हल्दी की, एक हरी हल्दी आती है मार्केट में, ठीक है, उसे कूट के या कद्दूकस में उसको दूध में डाल करके, या एक कप चाय ग्रीन टी बना और इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होती है, लोगों को लेनी चाहिए, ठीक है। पहले लोग नहीं समझते थे, लोग जानते नहीं थे, अब तो बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में लोग इसको यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिकल निकलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, हल्दी का दूध बड़ा कॉमन हो गया है, ठीक है, मतलब छोटी मोटी चीजें तो होती ही नहीं है उसकी वजह से, सर्दी खांसी जुकाम टाइप चीजें नहीं होती हैं। मतलब यहाँ तक के लोगों ने कहा है जिनको बहुत लंबे समय से कोल्ड था, वो भी चला गया, यस, अगर आप रेगुलर इसको यूज करते हो तो। और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है कुरकुमिन, ध्यान रखना, बहुत सुपर, मतलब कह सकते हो कि मतलब ड्रग्स है एक तरीके से, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो हल्दी के अंदर मिलता है। अब पॉलीमेरिक सब्सटेंस तो आप समझते हो, ठीक है, रबर है, गम है, सेलुलोज है, ठीक है। ये सब क्या है? ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, आप समझ रहे हो, सब क्या है? प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो मैंने कहा भी था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक्चुअल में फंक्शन नहीं पता, बट ह्यूमन हम अपने काम में यूज कर लेते हैं, और सपोर्ट में तो हेल्प करती है, प्लांट की सपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ह्यूमन यूज कर लेता है अपने मतलब के लिए, प्लांट की प्रोटेक्शन सपोर्ट वगैरह, ठीक है, सपोर्ट लिख देता हूं मैं, प्रोटेक्शन से सपोर्ट, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत, मतलब मान के चलो लगभग हर साल पूछा जाता है। हाँ,
यहां तक कोई डाउट है? आप मुझे बताओ। ये मैं कल पूछूंगा, ये मान के चलो, या कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आज इसके ऊपर। ये तुम भूलोगे। पिगमेंट, कैरोटेनॉइड्स आपको याद रहेगा, ठीक है। एंथोसाइनिन आपको याद रहेगा। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन आपको याद रहेगा, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर ही है। टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन याद रहता है, पर क्वेश्चन आता भी नहीं है क्योंकि इसे मैच करता है। असेंशियल ऑयल लगभग मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, जो घरों में सुगंध और इनके बड़ा शौकीन होते हैं, तो लेमन ग्रास ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। टॉक्सिन में क्वेश्चन इसी पर आता है सबसे ज्यादा, टॉक्स इसके ऊपर, इस पर क्वेश्चन जब पूछा गया, इस पर और ड्रग्स के ऊपर, इस पर, ठीक है। एब्रिनडिसिन, ठीक है, ये पॉइजन है, सेल साइकिल इनहिबिटर है, कैस्टर ऑयल के अंदर होते हैं, ठीक है। कॉनकेनाविलिन ए, ये लैक्टिन्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। ड्रग्स में विनब्लास्टिन, विनक्रस्टिन, सदाबहार प्लांट आता है, सदाबहार प्लांट, उससे आइसोलेट करते हैं। विनब्लास्टिन, विनक्रस्टिन आज की डेट में हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। कर्क्यूमिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, हल्दी से आइसोलेट करते हैं कर्क्यूमिन को, ठीक है। ये भी सुपर ड्रग है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी कैंसरस है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस का मतलब है जो बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट के मिलने से बनते हैं, पॉलीमेरिक हैं। वो आप जानते हो, रबर है, गम है, सेलुलोज है। अगर सेलुलोज की बात करूं तो ये आप प्लांट के केस में सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, इकोलॉजिकल सपोर्ट। समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? लैंटिन नहीं है यहां पर, लैक्टिन है बेटा, लैक्टिन। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? देखो, कैस्टर ऑयल प्लांट के केस में सेल साइकिल इनहिबिटर है, ठीक है। यस, टॉक्सिन तो है ही, प्लांट के लिए टॉक्सिन है, पर मैंने कहा ह्यूमन यूज, पर ह्यूमन जानता है इन चीजों को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। वो ह्यूमन में यूज करते हो, वो टॉक्सिक नहीं है, प्लांट के लिए टॉक्सिक है ये, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं टॉक्सिक इफेक्ट तो उसके होते ही हैं, पर हम लोग टॉक्सिक चीजों को भी तो अपने बेनिफिशियर के लिए यूज कर लेते हैं, समझे? चलो ठीक है। हाँ, घर में पाउडर वाला भी कर सकते हो, नहीं है हरा वाला तो पाउडर यूज कर सकते हो, ठीक है, पर हल्दी बहुत जरूरी है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये बताओ। एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला, इसमें कोई डाउट है किसी को? बैक स्लाइड में क्या करोगे? ये देख लो, अगर छूट रहा है तो। ये क्वेश्चन बहुत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी, पर प्राइमरी सबके अंदर बनते हैं, सेकेंडरी एनिमल में नहीं बनते, मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज होते हैं, यहां इन्वॉल्व नहीं होते। इनका रोल आइडेंटिफिएबल है, मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन में होता है, इनका नॉन आइडेंटिफिएबल है, बस आप सपोर्ट में कह सकते हो, यूज करते हैं। ये लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, ग्रोथ फेज में बनते हैं, स्टेशनरी फेज में बनते हैं, लेस क्वांटिटी में बनते हैं। ये प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, समझ रहे हो ना? ये सब क्या है? न्यूक्लिक एसिड, सिंपल शुगर है, सिंपल वो है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ध्यान रखना है आपको, बाई प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट, समझ रहे? ह्यूमन यूज और इकोलॉजिकल यूज में होते हैं। एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आएगा हमेशा, जो हर साल आता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, और मैं कल पूछूंगा अभी, ठीक है, कल मैं पूछूंगा। अच्छा, क्वेश्चन लगा लें इसके, चलो क्वेश्चन लगा लेते हैं इसके। जरा बताओ, कॉनकेनाविलिन ए, ये दो, जैसे पीवाईक्यू लगवा रहा हूं तुमसे, जो आए हुए हैं अब तक, देखते हैं लगा पाते हो लगा पाते हो। कॉनकेनाविलिन ए क्या है? एल्कलॉइड है, असेंशियल ऑयल है, लैक्टिन है, पिगमेंट है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं डराऊंगा नहीं आपको, रियलिटी दिखाऊंगा, एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 2019 का क्वेश्चन है, लैक्टिन है, हो गया ना? कोई डरने वाली बात है क्या? सिंपल टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा नहीं है मैंने आगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट एक्ट एज अ टॉक्सिन इज, बताओ कौन है? ये तो लास्ट ईयर और लास्ट के लास्ट ईयर भी आया हुआ है, लास्ट के लास्ट ईयर। हाँ, एब्रिन, अभी बताया मैंने, एब्रिन। कैरोटीनॉइड्स है नहीं, कुरकुमिन है नहीं, ठीक है, मोनोटर्पिनॉइड्स है नहीं, एब्रिन है, ठीक है, सेल साइकिल इनहिबिटर पॉइजन है। चलो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट इज एल्कलॉइड इन नेचर, बता कौन इसके अंदर एल्कलॉइड है? दो ही एल्कलॉइड मैंने कराए, और ड्रग्स के अंदर तो मैंने आपको कई एल्कलॉइड लिखा है, ठीक है। तो एल्कलॉइड आप जानते हो क्या होगा? कोडीन होगा, कोडीन होगा,
मॉर्फिन, कोडीन एल्कलॉइड्स हैं, गम, अर्बिन, एबरिन तो है नहीं, ठीक है, एंथोसाइनिन है नहीं, पिगमेंट्स है, गम पॉलीमेरिक सब्सटेंस हो गया, एबरिन, ठीक है, ये ड्रग्स में लिखा है मैंने, टॉक्सिन्स है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। अब बताओ इनकरेक्ट पेयर कौन सा होगा, तुम बताओ। ड्रग्स, एल्कलॉइड्स, टॉक्सिन्स, लैक्टिन्स, कौन सा इनकरेक्ट नजर आ रहा है आपको? फर्स्ट, एब्सोल्युटली राइट, ये तो ठीक है, एल्कलॉइड्स ठीक है, कोडीन, मॉर्फिन, टॉक्सिन्स भी ठीक है, एब्रिन, लैक्टिन्स भी ठीक है, कॉन्कनावलिन, पर ये ठीक नहीं है। ड्रग्स में रिसिन नहीं आता, ये तो टॉक्सिन में आता है रिसिन। ड्रग्स में मॉर्फिन, कोडीन आते हैं। यस, अच्छा, ड्रग्स, ड्रग्स में मॉर्फिन, कोडीन नहीं, ड्रग्स में, ठीक है, यस, कुरकुमिन, कुरकुमिन, रेसिन टॉक्सिन्स है, हाँ, कुरकुमिन ड्रग्स में आते हैं, और विनब्लास्टिन, विनक्रस्टिन दोनों आते हैं, ठीक है, ड्रग्स में। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट सेल, जरा बताओ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ही नहीं प्लांट सेल का। रबर, क्लोरोफिल, एसेंशियल ऑयल्स, टैनिन्स, जरा बताओ। रबर, एसेंशियल ऑयल, क्लोरोफिल एंड टैनिन्स, which of the following is not secondary metabolites of plant cell? एरोमा मतलब सुगंध होता है बेटा, एरोमा सुगंध, कितने कितना अच्छा एरोमा है इसका। यस, सेकंड होगा क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्लोरोफिल जो है ना, टैनिन्स तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, एसेंशियल और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, रबर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट हैं, पर सारे पिगमेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं, क्लोरोफिल तो मेन कंपोनेंट है, ठीक है, जो ऑल करेक्ट कैसे हो जाएंगे? हाँ, पिगमेंट में जैंथिन, और अभी बताया ना, अभी बता तो चुका हूं मैं तुम्हें यार, रबर, गम, सेलुलोज, ये तो उसमें आगे कहां गया, पिगमेंट, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ये आते हैं, क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। टैनिन्स भी तो प्लांट से ही निकल रहे हैं। चलो, अब आ जाओ वापस, अब आ जाओ वापस, करें स्टार्ट। देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ ही एग्जांपल दिए हैं यहां पर, एनसीईआरटी ने बहुत सारे एग्जांपल नहीं दिए, ठीक है, हाँ, बहुत सारे एग्जांपल नहीं दिए। अब आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। यस, बायोमोलिक्यूल टू टाइप के होंगे, ठीक है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब आ जाओ, सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूं मैं एनसीईआरटी के साथ, इसके बाद एनसीईआरटी करा दूंगा, फिर कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर देंगे। बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, अगर माइक्रोमोलिक्यूल की बात करता हूं तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, इनका मोलिकुलर वेट कितना होगा? लेस देन, या ऐसे भी कह सकते हो, जो एनसीईआरटी लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, 18 से लेकर के 800 डाल्टन।
18 से 800 डाल्टन तक का मॉलिक्यूलर वेट होता है माइक्रो मॉलिक्यूल का। माइक्रो माइक्रो इधर बात करूंगा मैक्रो, बड़े साइज, लार्ज। इनका मॉलिक्यूलर वेट एनसीईआरटी के लिखती है, बात एक ही है, मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जरा बताओ, ये एसिड सॉल्युबल पूल में होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल? प्रेजेंट इन एसिड soluble pool, present in acid insoluble pool। एक्सेप्ट, यहां एक्सेप्ट क्या लिखोगे? एक्सेप्ट लिपिड, क्योंकि लिपिड कहां मिलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं। यहां तक कोई डाउट? हाँ, लिपिड कहां मिलते हैं जरा बताओ? एसिड सॉल्युबल पूल में। अगर मैं इनकी बात करता हूं, ये सारे सारे मोनोमेरिक सब्सटेंस हैं। ये सारे सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंस हैं भाई। मोनोमेरिक क्या होते हैं? जो सिंगल सिंगल यूनिट के मिलने से बनते हैं, मोनोमेरिक हैं। जो सिंगल यूनिट के मिलने से बनना है, मोनोमेरिक है। ये मोनोमेरिक है, मोनोमेरिक है, मोनोमेरिक है, मोनोमेरिक है। पॉलीमेरिक क्या होते हैं? जो कई यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, वो पॉलीमेरिक हैं। ये पॉलीमेरिक हो गई। कई यानी मोतियों की माला, ये सिंगल मोती हो गया, ये मोतियों की माला हो गई। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा, एग्जांपल बताओ मोनोमेरिक सब्सटेंस के। सिंपल सुगर, ग्लूकोज। और एग्जांपल बताओ, ठीक है। ग्लूकोज के अलावा मोनोमेरिक का अमाइनो एसिड, ये भी मोनोमेरिक है। और बताओ भाई, लिपिड मोनोमेरिक होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं? लिपिड मोनोमेरिक होते हैं, लिपिड पॉलीमेरिक नहीं होते। लिपिड, ठीक है, मोनोमेरिक होते हैं। और बताओ, लिपिड मोनोमेरिक होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं? मोनोमेरिक, ठीक है। और आप जानते हो ग्लूकोज के पॉली, अच्छा मोनोमेरिक में, और बताओ एक दो और मैं बता दूं। न्यूक्लियोटाइड, और ये आप जानते हो इन्हीं के पॉलीमराइजेशन से क्या क्या चीजें बन जाती हैं भाई? ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से पॉलीसेक्राइड बन जाएगा, पॉली सैकराइड्स। अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बन जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए? सारे सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। ये क्या हो गए? बायो माइक्रोमोलिक्यूल। पर लिपिड, लिपिड लिपिड हमेशा वेसाइकल्स की फॉर्म में होते हैं। लिपिड कहां प्रेजेंट होंगे? लिपिड प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फूल। कारण बता चुका हूं मैं आपको। एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा लिपिड, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही लिपिड मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल में कभी भी लिपिड नहीं होते। यहां तक बताओ। हाँ,
अब बताओ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। लिपिड का सारा कंसेप्ट मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी पहले से ही। लिपिड में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। हाँ, फॉस्फोलिपिड एक ही बात है, नो डाउट। सिंपल है। अब बात करेंगे, ये बेसिक है, ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब बात आती है, आज से जो स्टार्ट करना था मैं, कार्बोहाइड्रेट। अब आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट की कहानी आएगी। है क्या कार्बोहाइड्रेट? ठीक, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर। समझ रहे हो? लिपिड बेटा होता माइक्रो में से, तो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, बताया भी था डिटेल में आपको। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी डिटेल में आपको, यहां दिखा दूं। ठीक है, लिपिड मोनोमेरिक है, मोनोमर है, पॉलीमर नहीं होता। ठीक है, लिपिड मोनोमर है, पॉलीमर नहीं होता। इसको होना चाहिए था लिपिड इन लिपिड सॉल्युबल पूल, सॉरी, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर। भाई नीचे होना चाहिए था, पर नीचे नहीं आता, ऊपर ही रह जाता है रिटेंटेट में। क्यों? क्योंकि ये वेसाइकल्स की फॉर्म में होता है, वेसाइकल्स की फॉर्म में होता है, इसलिए नीचे नहीं आ पाता। समझे? चलो अच्छा, एक चीज और बता दूं, जैसे एनसीईआरटी में एक चीज और दे रखी है, वो भी मैं ऐड कर ही दूं उसके अंदर, मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल में, तब कार्बोहाइड्रेट चालू करूं। एनसीईआरटी कहती है कि मान लो आप एक शेल ले रहे हो, एनसीईआरटी कहती है, एक बीकर में, एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज कह दूं, एनसीईआरटी का जो पैरा है ना, उसमें वो कहना चाह रही है कि एक बीकर है, इसमें हमने सेल ले ली। इसको नोट करो, नोट करो अच्छे से, इसको फटाफट डायग्राम बनाओ।
नोट करो उसको। अब बताओ लिपिड वेसाइकल, ये क्या हो गया? एग्रीगेशन हो गया। लिपिड मोनोमेरिक है, ठीक है भाई, एग्रीगेशन हो गया ना इसका। ठीक है, लिपिड वेसाइकल्स कहां प्रेजेंट होंगे भाई? ये मोनोमेरिक है पर, ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन, ये पॉलीमेरिक नहीं बोलेंगे, ये तो एग्रीगेशन हो गया इनका, ठीक है, प्रेजेंट इन एसिड अब मुझे लगता नहीं आपको लिपिड वाले कंसेप्ट में कोई डाउट होगा। लिपिड वाला कंसेप्ट अब बताओ मुझे। अब ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नोट कर लो उसको, क्योंकि लिपिड पे ही बच्चा कंफ्यूज होता है। लिपिड पे मुझे लगता नहीं आपको डाउट आना चाहिए, नो डाउट। देखो बेटा, अब मैं आपको बता दूं, जैसे एक बच्चा लिख रहा है सर आप कह रहे हैं यूट्यूब यूज नहीं करना। यूट्यूब तो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया की बात होती है जहां आप टाइम बर्बाद करते हो। भाई यूट्यूब की वजह से तो तुम यहाँ क्लास में आ पाए हो। अगर तुम यूट्यूब पर नहीं होते तो आज तुम क्लास के अंदर नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल। एक बच्चे से कनेक्शन आप यूट्यूब पर ही तो बना पाओगे, सिंपल सी बात है। जो बाहर बच्चा है उसको पता ही नहीं क्लास में चल क्या रहा है, ठीक है, कौन टीचर है कौन पढ़ा रहा है। तो यूट्यूब, अब यूट्यूब पर बुरा क्या है? जो आप ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो, ठीक है, मैंने बताया ना यूट्यूब अच्छा भी है यूट्यूब बुरा भी है, ठीक है। जैसे मोबाइल देखना अच्छी बात है, ठीक है, मोबाइल देखना बहुत बुरी बात है। अब डिपेंड किस पे करता है। अगर आप मोबाइल पर गलत चीजें देख रहे हो, गलत हरकतें कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो तो गलत है, ठीक है। अगर उस मोबाइल से कुछ लर्निंग कर रहे हो आप तो अच्छी बात है। एटॉमिक एनर्जी अच्छा है, एटॉमिक एनर्जी बुरा भी है। भैया उस एटॉमिक एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर रहे हो, अच्छा है, ठीक है। वेपन्स बनाने में यूज कर रहे हो तो गलत है, वो सिंपल सी बात है। हाँ समझ गए ना मेरी बात? हाँ एनसीईआरटी पर आ रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? अब कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करने से पहले मैं एनसीईआरटी करा दूं एक बार, फिर मैं यहाँ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर रहा हूँ। यहां तक हम पहुंच गए थे, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे थे एनसीईआरटी के अंदर। एलिमेंट्स एंड, इसलिए ध्यान रखो आप फेसबुक इंस्टाग्राम टाइप जो होते हैं ना चीजें, इनसे बिल्कुल दूरी में, क्योंकि इन पर सीखने को कुछ नहीं मिलेगा आपको। अभी जो भी रिवीजन चलेगा दिसंबर के बाद, वाईटी पे चलता है, आप जानते हो सारे लोग कराते हैं वाईटी पे रिवीजन, ठीक है। सिंपल सी बात है, रिवीजन के लिए एक वो प्लेटफॉर्म है, यहां हम कोर्स खत्म कराएंगे तो पैरेलल कोई जगह तो चीज हम रिवीजन करा पाए, ठीक है। अब रिवीजन जरूरी नहीं सारे बच्चे को करना है, कुछ बच्चों को रिवीजन करना है, कुछ बच्चों को नहीं करना, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो बैच में आपका सिलेबस प्रॉपर तरीके से चलेगा एनसीईआरटी के साथ। और मेरी कोशिश रहेगी दिसंबर लास्ट या मिड जनवरी तक हम कोर्स करा दें, ठीक है। मतलब फरवरी में मैं लेके नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात है। वहां से मैं रिवीजन मल्टीपल टाइम करना, उससे पहले भी हम रिवीजन करा लेंगे, ठीक है। आ जाओ, स्लाइडली डिफरेंट बट अब आ जाओ, डिस्ट्रक्टिव मेथड मैंने आज स्टार्ट किया है। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट यह हमने किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? वन, वेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, वो लीफ भी हो सकती है, वो लिवर का कोई वो हो सकता है, उसका वेट कर लिया आपने, ठीक है, उसको ड्राई कर लिया और वेट कर लिया। ऑल द वाटर एवेपोरेट, सारा सारा पानी निकल गया उसका। द रिमेनिंग मटेरियल गिव ड्राई, अब ड्राई वेट ले लो उसका, जो ड्राई हो गया उसका वेट ले लो, पहले आपने उसका वेट ले लिया, ठीक है, अब ड्राई करके वेट ले लो। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, आप टिश्यू को पूरा जला दो, उसके बाद तो क्या बनेगा? कार्बन कंपाउंड तो निकल जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे गैसेस की फॉर्म में। CO2 वाटर वेपर तो निकल गए जलाने पर, ठीक है, रिमूव हो गए। व्हाट इज रिमेनिंग, बचेगा क्या आपको उसके अंदर? ऐश बचेगी, राख, ऐश मतलब राख। दिस ऐश यानी राख जो बर्तन मांजने में यूज करते थे जलाने के बाद, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें प्रेजेंट होगा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एटसेट्रा, ये सब बचेंगे इसके अंदर। आर ऑल्सो सीन इन एसिड। अच्छा ये कहां मिलेंगे एसिड? सॉल्युबल, इनसॉल्युबल? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगे। यहां पर हमने एस मेथड से इनको अलग कर लिया है।
Therefore elements analysis giving, ठीक है, give elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, ठीक है, और क्लोरीन, कार्बन एटसेट्रा, इसको हमने टेबल में मेंशन कर दिया है. while analysis of compound giving in idea of the kinds of organic and inorganic constituents जो टेबल में मेंशन है 9.2 में, प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, ठीक है. फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स एटसेट्रा, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो और हम अभी आगे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है. बट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप यहां तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, we shall classify them into अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड एटसेट्रा. यहां तो हम ये पढ़ाएंगे आपको. और अमाइनो एसिड में मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऐसी प्रोटीन का, ऐसे सब का ये हम डिटेल में लेके चलेंगे, फैटी एसिड का, ठीक है. तो यहां समझ में आ गया आपको इनकी एनालिसिस. आगे बढ़ रहे हैं हम. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, द मोस्ट एग्जिस्टिंग, ठीक है, aspect of chemistry idea which isolating thousands of compound small and big, ठीक है, from living organism, determining their structure and if possible synthesizing them, ठीक है. हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे जो मेरा काम था, हम प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट निकालते थे, ठीक है. एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद उनमें से भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिटरमाइन करते थे उनके स्ट्रक्चर, वो कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है. उनके स्ट्रक्चर को हम केमिकली अगर पॉसिबल है तो हम इसको सिंथेसाइज भी करते थे और डिफरेंट ड्रग्स में यूज करते थे, ठीक है. इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, सच अ लिस्ट, ठीक है, वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या होंगे बायोमोलिक्यूल में, ठीक है, अमाइनो एसिड आएंगे, सुगर आएंगी एटसेट्रा, ठीक है. फॉर रीजंस दैट आर गिविंग सेक्शन हम ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है, सेक्शन इसके अंदर, वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स. मैंने कहा था भाई बायोमोलिक्यूल्स जो सारे लिविंग सेल्स में होते हैं, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, वो सब क्या है बेटा, मेटाबोलाइट्स हैं. इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड सो इन फिगर दिस, ठीक है. देयर आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो कन्वर्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं. पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ध्यान रखना है आपको, इन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो किसी भी प्लांट का, फंगस का या माइक्रोब्स का ड्यूरिंग रिएक्शन बाई प्रोडक्ट है. हाउएवर व्हेन वन एनालिसिस प्लांट, फंगल एंड माइक्रोब सेल, ठीक है, किसकी बात की हमने, एनालिसिस ऑफ प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल, वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा, यानी जो एनिमल में नहीं मिलते, वो एल्कलॉइड्स हो सकते हैं, फ्लेविनॉइड्स हो सकते हैं, रबर हो सकते हैं, एसेंशियल ऑयल हो सकते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, कलरिंग पिगमेंट हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, स्पाइसेस हो सकते हैं. दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. While primary metabolites have identifiable, बताया था मैंने, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के रोल आइडेंटिफिएबल हैं, ठीक है, फंक्शंस एंड प्ले नोन रोल इन नॉर्मल, किस किस के अंदर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वी डू नॉट एट द, ठीक है, मूवमेंट्स अंडरस्टैंड दैट रोल और फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिज्म. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन अभी हमें पता नहीं है, बस सपोर्ट में कह सकते हो, ठीक है. मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन, भाई ह्यूमन वेलफेयर में तो यूज करते ही हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम, जैसे रबर, ड्रग्स, ठीक है, स्पाइसेस, पिगमेंट्स. सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई दी है. इकोलॉजिकल सपोर्ट, इकोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब है सपोर्ट. इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस, ठीक है. ये आपको याद रखने हैं जो इन्होंने यहां दे रखे हैं टेबल में. लगभग हर साल यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, यहां से हर साल क्वेश्चन मिल जाएगा.
अच्छा, अब क्लासिफिकेशन की बात क्या कर रहे हैं ये? देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाइंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंज फ्रॉम, भाई सॉल्युबल पूल में कौन होंगे? 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक के मॉलिक्यूल, ये किस में आएंगे? एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आएंगे? फाउंड इन द एसिड soluble pool, मतलब माइक्रोमोलिक्यूल। द एसिड insoluble फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड, लिपिड। ये कहां मिलेंगे आपको? एसिड insoluble पूल, यानी रिटेंटेड में मिलेंगे, जो फिल्टर रेट में नहीं आ पाए थे। ठीक है, दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, ध्यान रखना है यहां पर, यहां लिपिड हमेशा एक्सेप्शन में आएगा, हैव मॉलिक्यूलर वेट इन अ रेंज ऑफ, भाई अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड एवब, इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000, मैंने क्या लिखा है इसमें 8, ठीक है 80, ठीक है, हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द, ठीक है, फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल chemical compounds found in living organism are of two type. One, those have molecular weight less than 1000 डाल्टन, ठीक है, बताई दिया मैंने, माइक्रो हो गए, एंड यूजली रेफर टू एज माइक्रो मॉलिक्यूल, बताई दिया मैंने, और सिंपल बायोमोलिक्यूल्स बोलोगे इनको। while other which are found in acid, कहां होंगे ये? एसिड insoluble फ्रैक्शन में होंगे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा नहीं, एसिड insoluble फ्रैक्शन, ठीक है, ऑन अदर एंड मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक है, ये तो हो गए माइक्रोमोलिक्यूल एंड आर यूजली रेफर टू द बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अब आ जाओ बायोमोलिक्यूल, वाइल दोज विच आर फाउंड इन एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन, उनको बोलेंगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, मैंने टेबल फॉर्म में दोनों करा दिए हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं लिपिड वेसाइकल्स की बात करता हूं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वेसाइकल्स होते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। द मॉलिक्यूल्स इन द insoluble फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। ठीक है भाई, एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, भाई ये लिपिड पॉली, समझना, द मॉलिक्यूल इन द इंसॉल्युबल फ्रैक्शन रिटेंटेड के अंदर विद द एक्सेप्शन, कौन है? लिपिड, आर पॉलीमेरिक। जितने भी इंसॉल्युबल पूल में होंगे वो सब पॉलीमेरिक हैं। इंसॉल्युबल पूल का मतलब है रिटेंटेड में सब पॉलीमेरिक हैं। एक्सेप्शन किसका है यहां पर? लिपिड का। ठीक है भाई, प्रोटीन पॉलीमेरिक है, कार्ब पॉलीसेक्राइड पॉलीमेरिक है, क्लियर है बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमेरिक है। ठीक है, लिपिड ध्यान रखना है पॉलीमेरिक नहीं है। ठीक है, देन व्हाई डू लिपिड हु मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम अंडर द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन? कारण मैंने पूरा डायग्रामेटिकली बता दिया। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन क्यों भाई? लिपिड आर, ठीक है, indeed small molecular weight compound and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membrane, जैसे बाइलिपिड मेम्ब्रेन होती है, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। when we grind a tissue, जब आप टिश्यू को अच्छे से ग्राइंड कर लो, वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, तो उसके सेल स्ट्रक्चर सारे सारे डिसरप्ट हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाएंगे। ठीक है, ब्रोकन इनटू पीसेस, वो लिपिड्स होंगे सारे के सारे, एंड फॉर्म्स, अब ये लिपिड क्या बना लेंगे आगे जाकर के? वेसिकल्स बना लेंगे, विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, देयरफॉर ध्यान रखना, वेसिकल वाटर सॉल्युबल नहीं होते, अलग से नजर आते हैं। Therefore, these membrane fragment in form of vesicle get separate along with the acid insoluble pool, and hence in the macromolecule fraction, lipid are not strictly macromolecule, lipid strictly macromolecule नहीं है।
ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। पर वेसिकल्स की फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया डायग्रामेटिकली, और आज ही बता दिया, और एनसीईआरटी के साथ ही बता दिया, ठीक है। क्योंकि वो एग्रीगेट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, और एक वेसिकल बना लेते हैं, ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता, वो रिटेंटेट में ही रह जाता है। यहां तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटो, भाई एसिड सॉल्युबल पूल में क्या जाएगा, सेल के फ्रैक्शन में देखूंगा मैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन उसमें चली जाएंगी एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स बिकम एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। द मैक्रोमोलिक्यूल, बात कर रहा हूं किसकी, इनसॉल्युबल पूल में क्या जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। Cytoplasm and organelles become a acid insoluble fraction. Together, they represent the entire chemical composition of living tissue or organism. In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class wise, we observe that water is most abundant chemical इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, और मैंने लिखा भी दिया है। सबसे ज्यादा सेल में अगर कोई मिलता है 90% तक, तो क्या होता है, वाटर, मोस्ट अबेंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां तक कोई डाउट है? इतना मैंने करा दिया है आपको, हाँ, इतना मैंने करा दिया है, यहां तक डाउट ही नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन मैंने समझा दिए, क्लासिफिकेशन समझा दिया है, तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से कर लो। कल सेकंड पार्ट में इसका स्टार्ट कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। थोड़ी केमिस्ट्री आएगी, समझना मजा आएगा, ठीक है। तो यहां तक आप रिवीजन कर लोगे। क्वेश्चन आपको जितने मैंने कुछ करा दिए हैं आपको, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, सब कराई दिए मैंने। और बाद बाकी क्या आपको डीपीपी कर लेनी है इसकी, और साथ में जिनके पास नीट एडवांस बुक आ चुकी है, बहुत बेहतरीन है, वो जरूर कर लेना। मैंने उसको टॉपिक में तोड़ दिया है, ठीक है, और बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, ठीक है। ओके, मिलते हैं बेटा कल, बाय बेटा। डीपीपी अपलोडेड है नहीं, देख लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। ओके, चलो। ओके, अगर डीपीपी अपलोड नहीं हुई होगी तो मैं करवा देता हूँ, तुरंत करवा देता हूँ, ठीक है।